हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पाठ 10 क्षेत्र अध्ययन। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्षेत्र अध्ययन की परिभाषा क्या है। तो क्षेत्र अध्ययन का अर्थ होता है किसी भी स्थान का जब हम प्रत्यक्ष रूप से अर्थात वहां पर जाकर निरीक्षण करके वहां की भौगोलिक तथा सांस्कृतिक घटकों की जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्षेत्र अध्ययन। क्षेत्र अध्ययन का तात्पर्य होता है प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करना और वहां की जानकारी इकट्ठा करना। क्षेत्र अध्ययन जो है इससे हमें कई सारे बातों की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि क्षेत्र अध्ययन के द्वारा हम किसी भी क्षेत्र से संबंधित भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आदि बातों की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। क्षेत्र अध्ययन से हम प्रत्यक्ष निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली तकनीकी तथा उस स्थान पर उपलब्ध जो भी कागज पत्र हैं उसके अध्ययन के द्वारा ही हम जानकारी प्राप्त करते हैं। क्षेत्र अध्ययन से ही हमें विभिन्न क्षेत्रों की वर्षा का अंतर तथा उन क्षेत्रों की वनस्पतियां, घरों की रचना किस तरह से है, लोगों का पोशाक क्या होता है, लोगों का प्रमुख आहार क्या है, इन सभी बातों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो क्षेत्र अध्ययन भूगोल के अध्ययन को अधिक आकर्षक बनाने वाली एक महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है। क्षेत्र अध्ययन के बिना भूगोल का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि क्षेत्र अध्ययन के द्वारा ही प्रत्यक्ष रूप से हम क्या करते हैं, प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक घटकों के अनुभव प्राप्त करते हैं और उसके माध्यम से अध्ययन करने का हमें अवसर भी प्राप्त होता है। तो प्रस्तुत प्रकरण में हम क्षेत्र अध्ययन का क्या महत्व है, उसके लिए हमें क्या पूर्व तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से हमें प्रतिवेदन लेखन लिखना चाहिए, क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत कैसे लिखना चाहिए, उन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम भूगोल विषय हेतु क्षेत्र अध्ययन एक महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है। अब यहाँ पर खाली स्थान के लिए पूछा जा सकता है कि भूगोल विषय हेतु क्षेत्र अध्ययन खाली स्थान एक महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है, तो उत्तर हमें मिलता है क्षेत्र अध्ययन। एक वाक्य के लिए भी आ सकता है कि भूगोल विषय हेतु अध्ययन करने के लिए कौन सी पद्धति महत्वपूर्ण है, तो उत्तर हमको मिलता है क्षेत्र अध्ययन। अब जैसे कि मैंने आपको परिभाषा बताया, क्षेत्र अध्ययन अर्थात प्रत्यक्ष स्वरूप से जाकर उसका निरीक्षण करना। तो क्षेत्र के दौरे पर रहते हुए भौगोलिक घटकों और प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। अभी क्षेत्र अध्ययन के दौरान हमें किसका अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है, तो भौगोलिक घटक और प्रक्रिया, इन दोनों का हमें प्रत्यक्ष स्वरूप से अध्ययन प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ मानव और पर्यावरण के परस्पर सहसंबंध को जानने की दृष्टि से भी भौगोलिक क्षेत्र के दौरे उपयुक्त होते हैं। अर्थात मानव का और पर्यावरण का संबंध किस प्रकार से है, इसे भी हमें जानने में सहायता मिलती है। क्षेत्र के दौरे का विषय अर्थात हम क्यों क्षेत्र अध्ययन कर रहे हैं, उसका विषय, स्थान और समयावधि के अनुसार क्षेत्र दौरे का नियोजन करना आवश्यक होता है। तो ध्यान में रखिए, क्षेत्र अध्ययन का प्रमुख महत्व होता है कि क्षेत्र अध्ययन जो है ये भौगोलिक संकल्पनाओं, घटकों और प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कराता है।
दूसरा इसका महत्व होता है कि मानव तथा पर्यावरण के सहसंबंध की जानकारी प्राप्त होती है। और तीसरा इसका प्रमुख महत्व है कि क्षेत्र अध्ययन से के लिए चुने गए क्षेत्र की हमें सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परिस्थिति का भी अध्ययन प्राप्त होता है। तो एक प्रश्न बनता है कि क्षेत्र अध्ययन का क्या महत्व है। तो क्षेत्र अध्ययन का यही प्रमुख महत्व है। यह क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता क्यों है? तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता क्यों है। तो क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता इसलिए जरूरी है कि क्षेत्र अध्ययन द्वारा भौगोलिक संकल्पनाओं तथा घटकों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। क्षेत्र अध्ययन की सहायता से मानव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है और क्षेत्र अध्ययन के द्वारा ही जो चुने गए क्षेत्र हैं उसकी सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिस्थिति का भी अध्ययन किया जा सकता है। और क्षेत्र अध्ययन जो है यह भूगोल के अध्ययन को अधिक आकर्षक बनाता है और हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देता है। तो इसलिए क्षेत्र अध्ययन भूगोल में बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। अब हम इसी क्रम में आगे देखेंगे। अगर जैसे कि हमें किसी कार्यालय में स्वयं जाकर संबंधित जानकारी के कार्य को जानना भी क्षेत्र के अध्ययन का प्रमुख हेतु हो सकता है। अब हमें पता नहीं है कि कार्यालय में किस प्रकार से कार्य हो रहा है, तो हम वहां पर जाकर उसका हम प्रत्यक्ष निरीक्षण करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बैंकों में किस तरह से कार्य होते हैं या किसी कारखाने में कोई वस्तु किस प्रकार से निर्मित की जाती है, अगर हम वहां पर जाकर प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करते हैं तो वह हमें अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सकती है। क्षेत्र अध्ययन के दौरान विविध प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है और अगर हमें ध्यान में रखना है कि अगर हमें किसी भी विषय में जानकारी चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्रश्नावली तैयार करनी होगी। तो प्रश्नावली तैयार की जाती है और उसके बाद जो भी प्राप्त जानकारी हमें मिलता है उस पर प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, अर्थात वृत्तांत लिखा जाता है। तो इस तरह से क्षेत्र अध्ययन जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे कि अगर हम क्षेत्र अध्ययन के लिए जा रहे हैं तो क्षेत्र अध्ययन के दौरान हमें ध्यान देने वाली योग्य बातें, तो सबसे पहली बात है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए क्षेत्र अध्ययन के लिए, अपनी और दूसरों का सुरक्षा का ध्यान रखें और साथ ही साथ परिचय पत्र, प्रथमोपचार पेटी और अत्यावश्यक दूरध्वनि क्रमांक मतलब फोन नंबर आदि के क्रमांकों की सूची अपने साथ में रखें। दूसरा, जब आप क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते हो तो क्षेत्र अध्ययन के दौरान आपको ध्यान में रखना चाहिए कि स्थानीय लोगों से संपर्क करके वहां की परिस्थिति का हमें गहन अर्थात अधिक और अचूक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और तीसरी प्रमुख बात है कि जब भी हम क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते हैं तो यह ध्यान में रखना चाहिए कि क्षेत्र की संपत्ति तथा वहां के पर्यावरण को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। अब जब हम क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते हैं तो वहां के हम विविध स्थानों की फोटो जो है खींचते हैं, छायाचित्र लेते हैं, जैसे फसलों के, प्राणियों के, पक्षियों के, मिट्टी के, पत्थरों के, वनस्पतियों के, घरों के, इन सभी के हम फोटोज अपने साथ खींच कर लाते हैं जिससे हमें उसकी प्रत्यक्ष स्वरूप में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम आगे देखेंगे कि अगर हम क्षेत्र अध्ययन के लिए जा रहे हैं तो उससे पूर्व की जाने वाली तैयारी, तो क्षेत्र अध्ययन के दौरान हमें कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहला, अगर हम क्षेत्र अध्ययन के लिए जा रहे हैं तो हमें बहुत तैयारी कर कर जाना चाहिए। पहला चीज है प्रश्नावली का नमूना तैयार होना चाहिए।
लिखने के लिए कॉपी, कैमरा, कलम अर्थात पेन, सीस, इंक इत्यादि वस्तु साथ में रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित कार्यालय की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। अनुमति पत्र, परमिशन लेटर, कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो पूर्व तैयारी में आता है कि एटलीस्ट वहाँ का हमें परमिशन लेटर मिलना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ही हम पहुँच गए, अचानक से जो है 50-60 लोग पहुँच गए तो आपको वहाँ पर अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि अनुमति पत्र आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद ही क्षेत्र सर्वेक्षण हेतु दिन और समय निर्धारित करना चाहिए। क्षेत्र सर्वेक्षण के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हाथों से किसी भी प्रकार का नुकसान, कोई भी नुकसान न हो। इस पार्ट में चुनाव कार्यालय का दौरा कर जानकारी एकत्रित करने हेतु प्रश्नावली का एक नमूना आगे दिया गया है। उसे हम देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न हमें तैयार करने चाहिए। और इस प्रश्नावली को आप पढ़ोगे कि किसी भी कार्यालय से जानकारी प्राप्त करने हेतु इसी प्रकार से प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। आगे दिए गए प्रश्नों के आधार पर नीचे दिए गए क्षेत्र सर्वेक्षणों के लिए तुम प्रश्नावली स्वतः भी तैयार कर सकते हो। जैसे पटवारी कार्यालय आपको जाना है या कोई लघु उद्योग का आपको दौरा करना है, तो उसके बारे में, उसके लिए आप क्या क्वेश्चन पूछोगे यह आप स्वतः तैयार कर सकते हो। तो ध्यान में रखिए, पूर्व तैयारी के अंतर्गत आता है। जैसे पूछा जा सकता है कि क्षेत्र अध्ययन के लिए कौन सी पूर्व तैयारी करेंगे, तो ध्यान में रखना है कि क्षेत्र अध्ययन के लिए सबसे पहले हम क्षेत्र अध्ययन का स्थान निश्चित करेंगे। दूसरी पूर्व तैयारी कि क्षेत्र अध्ययन का उद्देश्य निश्चित करेंगे कि किस उद्देश्य से हम क्षेत्र अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि बिना उद्देश्य का कोई भी क्षेत्र अध्ययन नहीं होता है। तीसरी कि क्षेत्र अध्ययन की समय सारणी तैयार करेंगे कि कब हमें जाना है। उसके बाद जो है क्षेत्र अध्ययन के लिए आवश्यक, जैसे कि मानचित्र और भी जो महत्वपूर्ण जानकारी है, अनुमति पत्र है, उन सभी को हम इकट्ठा करेंगे। और इसके बाद क्षेत्र अध्ययन के उद्देश्य और चुने गए स्थान के अनुसार हम प्रश्नावली तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम क्षेत्र अध्ययन के लिए पूर्व तैयारी करेंगे। अर्थात जब हम क्षेत्र अध्ययन के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए हम पूर्व तैयारी करेंगे। अब यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है हमारा कि क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते समय हम कौन कौन सी सामग्री अपने साथ लेंगे। तो ध्यान में रखना है कि क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते समय हम अपने साथ जो आवश्यक सामग्री है उसे लेंगे, जैसे कि अभिलेख का कॉपी जिसमें हमें लिखना है, नमूना प्रश्नावली जो हमें पूछना है उसका नमूना प्रश्न तैयार करेंगे। उसके बाद जो है कलम, पेंसिल, मापन पट्टी। अब हम कहीं अनजाने क्षेत्र में जा रहे हैं इसलिए दिशा सूचक यंत्र। अगर हम कहीं पे मान लो कहीं पे मिट्टी के प्रकार ये सब का अध्ययन करने जा रहे हैं तो जो भी नमूने इकट्ठा करने के लिए कागज की थैली लेंगे। अपने साथ जरूरी है कि हम मानचित्र भी रखें, तो उपयुक्त सामग्री में मानचित्र भी आता है। उसके साथ ही साथ हम कैमरा भी अपने साथ रखेंगे, दूरबीन भी रखेंगे और प्रथमोपचार पेटी जो कि बहुत ही ज़रूरी और अनिवार्य है। तो इस प्रकार से हम इन सभी चीज़ों को एकत्रित अपने साथ लेकर जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर बोला गया कि पर्यावरण को कोई किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि क्षेत्र अध्ययन के दौरान जाते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स
कि जब भी हम कहीं पर भी क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते हैं तो उसके लिए सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं। तो शिक्षकों की सभी सूचनाओं का पहली चीज़ हमें पालन करना चाहिए। दूसरा है कि क्षेत्र अध्ययन के समय यह हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। और अगला कि क्षेत्र अध्ययन का उद्देश्य प्राप्त करने की दृष्टि से हमें विभिन्न जानकारियों का संकलन करना चाहिए। तो ये सभी जानकारी हमें अपने साथ रखनी चाहिए जब हम क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते हैं। वही यहाँ पर देखते हैं हम कि किस तरह से प्रश्न यहाँ पर हम पूछ सकते हैं जब भी हम क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक आपको दिया गया प्रश्नावली, तो इसी तरह से आप कहीं पर भी जाते हो तो प्रश्नावली तैयार कर सकते हो, आप उसका नमूना देख सकते हो कि तहसील एवं जिला चुनाव का कार्यालय का दौरा करना है। ये आपका प्रश्न है कि मान लो कि आप कहीं पर तहसील या किसी जिला का चुनाव कार्यालय देखने जा रहे हो, तो सबसे पहले किस प्रकार का प्रश्न आप तैयार करोगे? पहला, कार्यालय का नाम क्या है? दूसरा, इस कार्यालय से संबंधित प्रमुख का पद क्या है? तीसरा, इस कार्यालय के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? ये सब प्रश्न आपको तैयार करके लेके जाना है, तो आप वहां पर जाकर इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, चुनाव विभाग का कार्य किसके निर्देशों के आधार पर चलाया जाता है? कौन इसे चलाता है? इसके बाद और क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि कार्यालय के द्वारा कौन कौन से चुनाव कराए जाते हैं? इसके साथ ही साथ चुनाव हेतु आवश्यक अधिक कर्मचारियों की आपूर्ति कहाँ से होती है? अगर चुनाव के लिए जो भी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है तो उन्हें कहाँ से मिलते हैं? चुनाव की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है? उसके बाद और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? चुनाव हेतु नए मतदाताओं का पंजीयन करना, अर्थात उनका नामकरण करना, नाम लिखना एवं मतदाता सूचियों का अध्ययन करने का कार्य किसके माध्यम से होता है? अर्थात किस तरह से मतदाताओं की सूचियां तैयार की जाती हैं। इसके बाद और क्या पूछ सकते हैं हम? चुनाव संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूप से कौन करता है, कि कैसे प्रशिक्षण ट्रेनिंग कैसे दी जाती है? चुनाव के दौरान कौन कौन से परमिट अनुमति पत्र आपके कार्यालय द्वारा किए जाते हैं? और क्या पूछ सकते हैं? प्रत्यक्ष मतदान के समय मतदान केंद्र पर कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है? कितने लोग जो है जब मतदान होता है तो वहां पर उपस्थित होते हैं? चुनाव का कार्य करने वाले कर्मचारियों का मतदान कब होता है और कैसे होता है? क्योंकि वो तो बिजी रहते हैं वहां का जो है काम करने में, तो उनका मतदान कैसे होता है? मतदान का समय क्या होता है? क्या विशेष परिस्थितियों में मतदान करने हेतु समयावधि को बढ़ाया जाता है अगर कोई विशेष परिस्थिति आ गई? या मतदान की प्रक्रिया पारदर्शी होने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं? मतदान यंत्र के फायदे और नुकसान बताइए। मतदान यंत्र कहाँ से उपलब्ध होता है? मतदान यंत्र का उपयोग सबसे किया जाने लगा। तो यहाँ पे मतदान यंत्र जो है उसका उपयोग कब से लोग करने लगे? मतदान यंत्र में खराबी आने पर किस प्रकार की त्वरित
मतलब तुरंत कार्यवाही करनी पड़ती है, नहीं तो मतदान रुक जाएगा। इससे पहले मतदान कैसे किया जाता था? आचार संहिता चुनाव के कितने दिन पहले और बाद तक लागू रहती है? चुनाव कार्यालयों के कामों के लिए अन्य किन किन विभागों की सहायता लेते हैं? उपचुनाव किन परिस्थितियों में कराए जाते हैं? यदि प्रत्याशियों को समान मत मिलने हैं तो क्या कराते हैं? अगर दोनों पक्षों को समान मत मिला है तो क्या करते हैं? परिणाम का अंतिम निर्णय जनता के सामने कौन घोषित करता है? क्या पहले चुनाव की जानकारी भी कार्यालय द्वारा संकलित की जाती है? क्या प्रत्याशियों को जीतने के बाद प्रमाण पत्र दिए जाते हैं और उस पर उनके हस्ताक्षर होते हैं? तो इस तरह से प्रश्नावली, ये तो मैंने बताया कि अगर आप चुनाव कार्यालय देखने जा रहे हो तो वहां पर आप इस तरह के प्रश्नों को पूछ सकते हो और चुनाव के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित कर सकते हो। अब अगर यहीं पर मान लीजिए कि आप जो है अपने अध्यापकों के साथ क्षेत्र अध्ययन का नियोजन करने के लिए कहा गया, तो अगर आप मान लो जैसे कहीं पर भी जा रहे हो खेत के लिए, उदाहरण के लिए खेत का निरीक्षण करते समय अगर किसान से जानकारी प्राप्त करनी है तो आप किस तरह की प्रश्नावली तैयार करेंगे? तो जैसे यहाँ पर हमें जब चुनाव से प्रश्न तैयार करना था तो हमने चुनाव के बारे में पूछा। अब जब हमें खेत का निरीक्षण करना है तो वहां पर हम खेत के संबंधित प्रश्न पूछेंगे किसान से, जैसे आपके खेत की भूमि किस फसल के लिए उपयुक्त है? खेत की फसलों को हानि होने से बचाने के लिए कौन सी सावधानी बरतते हैं? इसके बाद आप कृषि के लिए सिंचाई की किस पद्धति का उपयोग करते हैं? तो इस तरह के प्रश्नों को हम वहां पर पूछ सकते हैं। जैसे किसान का नाम पूछ सकते हैं, कृषि व्यवसाय में आपका अनुभव कितना है वह पूछ सकते हैं, कृषि में कौन कौन सी फसलें उगाते हैं, अगर जो जो फसलें उगाते हैं उनके विषय में जलवायु के अनुसार जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अपने कृषि कार्य में आप कौन कौन से साधनों का उपयोग करते हैं उसके बारे में अध्ययन प्राप्त कर सकते हैं। क्या खाद का उपयोग करते हैं? यदि खाद का उपयोग करते हैं तो किस प्रकार की खाद का उपयोग करते हैं, यह प्रश्न आप पूछ सकते हो। खेतों की सिंचाई किन साधनों से करते हैं, यह भी पूछा जा सकता है। क्या सिंचाई पद्धति का उपयोग करते हैं किसान? बीजों के किन प्रकारों का उपयोग करते हैं? कृषि से उन्हें कितनी वार्षिक आय मिलती है? कृषि से जुड़े हुए कौन कौन से व्यवसाय किए जा सकते हैं और कृषि कार्य करते समय उन्हें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आप आसानी से वहां पर पूछ सकते हो जब आप कृषि से संबंधित क्षेत्र का अध्ययन के लिए जाते हो। इसी प्रकार से जब आप कारखाने के क्षेत्र के अध्ययन हेतु जाते हो तो वहां पे किस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं? जैसे कारखानों के क्षेत्र अध्ययन हेतु प्रश्न, आप इस कारखाने की स्थापना कब हुई? कारखाने में किस वस्तु का उत्पादन होता है? कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है? कारखाने की वस्तुओं के उत्पादन के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है? कारखाने की वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल किस स्थान से लाया जाता है? कारखाने के लिए जो भी उत्पादित पक्का माल किस स्थान पर बिक्री के लिए भेजा जाता है? बेचने के लिए कहाँ भेजते हैं? कारखाने में श्रमिकों के सुरक्षा के लिए कौन सी सावधानी रखी जाती है? पर्यावरण को हानि से बचाने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? तो इस प्रकार के यहाँ पर हम प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि क्षेत्र अध्ययन का क्या महत्व है और क्षेत्र अध्ययन के लिए जब हम जाते हैं तो हमें किन बातों की तैयारी करनी चाहिए या पूर्व तैयारी क्या करनी चाहिए और उपयुक्त सामग्री क्या है
कौन कौन सी हमें सावधानी रखनी चाहिए और किस तरह से हमें प्रश्नावली तैयार करना चाहिए क्षेत्र अध्ययन के समय, उसके बारे में हमने संपूर्ण अध्ययन प्राप्त किया।